है मेरे नबी को और हर चीज पर मेरे नबी का हुकूमत चलता है। ठीक। तो क्या ये शिरक नहीं है? क्या वो बनी इसराइल में कहा गया अल्लाह मियाकुल्लाह शरीकुन फिल मुल्क, अल्लाह अपनी बादशाह में किसी को शरीक नहीं ठहरा था। कुछ मोजेजा का उन्होंने हवाला दिया, कुछ कुरान की आयत इन्ना फताना लगा फता मुबी का हवाला दिया, कुछ मोहब्बत के हवाला देकर साबित करना चाहा कि इस कायनात का मोटामोटी एक जाती मालिक और एक अताई मालिक है। इसके बारे में थोड़ा तफसील से बता देंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपका हम आपके सवाल को नोट कर लिए हैं, मौजू से हटके है आपका सवाल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वक्त रहे तो हम जो इसको शामिल करेंगे। आइए नाज़रीन, जो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बलाओं और मुसीबत से बचने के लिए अहम दुआओं के सिलसिले में, मुफ्ती साहब सबसे पहले वो ऐसी दुआ बताएं मुसीबतों और परेशानियों में जो पढ़ी जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदमी जब मुसीबत में होता है तो सबसे पहले तो उसको ये जहन नशीन रखना चाहिए कि ये अल्लाह की जानिब से इम्तिहान और आजमाइश है और सब्र के साथ काम करना चाहिए और गीला शिकवा हरगिज नहीं करना चाहिए। साथ साथ अगर वो मुसीबत के मौके पर दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम कर लेता है तो दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद शरीफ भेजने की वजह से जो मुसीबत और बला है वो टल जाती है। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जाहिर है 10 रहमतों का नुज़ूल हो रहा है तो 10 मरतबा रहमत नाजिल हो और बंदा परेशान रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह की रहमत नाजिल होती है दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से। तो दुरूद शरीफ में अगर मशगूल हो जाते हैं और दुरूद शरीफ को अपना विर्द बना लेते हैं तो यकीनन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रहमतें नाजिल होंगी और जो मुसीबत है वो टल जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। सुभान। शबाना साहब ने जो सवाल किया था कोलकाता से, एक रिश्ता आया था, हमने दुआ जो बताई थी इससे कब जी रिश्ता आया, लेकिन वो रिश्ता किसी मामले पे थोड़ा सा टूटने की करीब है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बड़ा अच्छा रिश्ता है वो फिर से आ जाए। कोई ऐसी दुआ बताएं कि हमसे वो रिश्ता जुड़ जाए फिर से। तो बहन साहिबा को चाहिए कि जो दुआ उन्हें बतलाई गई थी जिसको वो अब तक पढ़ती रही हैं उसी को कंटिन्यू करें, जारी रखें और जो उसका माना और मफहूम है उसको पेश नजर रखते हुए पढ़ें और शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो बेहतर से बेहतर रिश्ता होगा उनके नसीब में जरूर उनको हासिल हो जाएगा। जी, फैज साहब ने मेमनगर से सवाल किया है कि किसी के भी सामने इंटरव्यू ऐसा जो मामला होता है, जाता हूं तो परेशान हो जाता हूं, हिम्मत नहीं रहती, इसके लिए कोई दुआ बताएं। इसके लिए भाई साहब को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है मुइज़्ज़ु। मुइज़्ज़ु के माने आते हैं इज्जत देने वाला। तो ये घबराहट का शिकार हैं नफ्सियाती तौर पर और मुख्तलिफ तरीकों से। तो अगर ये माना को जहन में रखते हुए या मुइज़्ज़ु अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम मुबारक का विर्द करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला ने हमको हुक्म भी फरमाया है कि अल्लाह के अस्मा हैं फदऊहु बिहा, तुम उन अस्माए हुस्ना के जरिए अल्लाह ताला को पुकारो। तो अल्लाह का हुक्म है, हुक्म के मुताबिक हम अल्लाह के जिस नाम के जरिए उसे पुकारते हैं उस नाम का असर यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। या मुइज़्ज़ु ये चलते फिरते और बतौर खास जब वो मुलाकात के लिए जा रहे हैं, किसी से गुफ्तगू करना चाहते हैं और जब उनको अंदेशा है इस बात का कि हैबततारी होती है और वो नाकाम हो जाएंगे, उस वक्त बतौर खास और उमूमी तौर पर भी हर वक्त पढ़ते रहें या मुइज़्ज़ु। और ये भी बात जहन नशीन रखें कि शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ ताक अदद में पढ़ लें। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी, उदयपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। जी भाई। जी अख्तर भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी, क्या पूछना चाहेंगे? मेरी बच्ची है, सैयद फौजिया नाम है उसका। माशाल्लाह। जी, उनके मियां बीवी के आपस में तकरार होती रहती है। जी, इस मुतालिक कोई दुआ मत बताइए। ठीक।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। विशाल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? हम नागपुर से बोल रहे हैं, मिसेस जकिया। बच्चा ना अपनी दुकान का नाम रखा है कि बिजनेस होने में लोग आते हैं बोल के विशाल रखे। तो मैं इस बात से एतराज कर रही, तो नहीं मान रहे। उन लोग बोल रहे हैं बिजनेस के डील के हिसाब से रखे, इसमें कोई बिद्दत या शिर्क तो नहीं होती, हराम तो नहीं होता। ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुफ्ती साहब, महाराष्ट्र से सवाल था, बच्चों के रिश्ते में परेशानी आ रही है, घर में भी परेशानी है, ऐसी सूरत में क्या किया जाना चाहिए? मुख्तलिफ तरीके से परेशानी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर जैसे कि अहादीथ शरीफा में आया है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की अगर तिलावत की जाती है तो इसकी वजह से परेशानी टल जाती है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आमन रसूलू से लेकर खत्म तक आधे सफ़े से कुछ ज्यादा उसका हिस्सा होता है। ये 2 आयतों का विर्द रखें, सुबह शाम एक मरतबा इसको पढ़ते रहें और शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो इन आयतों का ये असर होता है, जब इनकी तिलावत की जाती है तो जो भी मुसीबत है, परेशानी है, वो दूर हो जाती है। अल्लाह की जात से उम्मीद की जाए और इस यकीन के साथ पढ़ा जाए कि कलाम खुदाबंदी पढ़ा जा रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, तो उसका असर यकीनन होगा। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी कादुर खाम में। आज हम बात करेंगे नए सियासी युग पर। 4 स्टेट्स में असेंबली इंतखाबात के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो नया सियासी युग देखने को मिला है, वो क्या कहानी कहता है। क्या 2014 का अभी से इशारा मिल गया है कि 2014 में क्या कुछ होने वाला है, और ऐसे में अक़लियती तबका अपने आप को कहां पा रहा है, उसका वजूद क्या है सियासत में। और साथ ही ये भी बात होगी कि इस बार राजस्थान असेंबली में महज 2 ही मुस्लिम विधायक पहुंचे हैं, या 2 ही नुमाइंदे अक़लियती तबके की नुमाइंदगी करेंगे, खासतौर से मुसलमानों की। क्या वजह रही, कांग्रेस से एक भी मुस्लिम नुमाइंदा क्यों नहीं जीत पाया, इस पर भी बात होगी। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम इंजीनियर साहब हैं, आप कौमी सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हैं सलावत खान साहब, आप बीजेपी के लीडर हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी आप रह चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही डॉक्टर आजम बेग हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और राजस्थान मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी भी आप रह चुके हैं। सलावत खान साहब, चूंकि आपकी पार्टी को बड़ी जीत मिली है राजस्थान में, क्या लगता है, क्या हम इसको माने कि ये जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं, चौंकाने वाले रिजल्ट्स हैं, शायद ये पार्टी के लिए भी, आपके लिए भी, क्या ये एक नए सियासी युग की दास्तां बयान कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है साहब, कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो 162 सीटें आई है और एक इतिहास बनाया है। आज तक राजस्थान में किसी पार्टी ने इतनी सीटें नहीं ली। और आज वसुंधरा जी ने जो 5 साल कार्यकाल किया, उसका परिणाम है कि 36 की 36 कौम को साथ लेके चली पूरी जनता। हर विधानसभा में मुस्लिमों ने भी डट के वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो हम 36 की 36 कौम का स्वागत करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। और पूरे कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया, भारतीय जनता पार्टी में एक इतिहास बनाया और आने वाला भविष्य पूरे देश का अच्छा होगा। और जो हर समस्या है उस समस्या का समाधान भी कोशिश करेंगे पूरी करने। जी, डॉक्टर आजम बेग साहब, क्या कहेंगे? 5 स्टेट्स में जो है वो असेंबली इंतखाबात हुए हैं। एक स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस की जो है हालत बहुत पतली है, बहुत खराब कर दी गई है और कई नई सारी चीजें जो है वो देखने को मिली है। नौजवान तबका आगे आया है, नए चेहरों को जो है लोगों ने मौका दिया है और वोटिंग भी जो है वो बहुत बड़ी परसेंटेज में जो है वोटिंग की गई है। आपको क्या लगता है कि क्या सियासत का जो रुख है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसमें बदलाव आ रहा है और अब एक नया सियासी युग जो है वो देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपार जनसमूह के साथ जो जीत दर्ज कराई है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और राजस्थान की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो भी पार्टी उनके सामने जो कैंडिडेट आया उसको अपने अपने हिसाब से मुनासिब समझ करके वोटिंग किया और भारतीय जनता पार्टी को लगभग 162 सीटों पर जिता करके और बड़ा समर्थन दिया। हमारी अपनी सोच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को नरेंद्र मोदी जी के सपनों से साकार करके और उनकी हवा करार देना या कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता बताना
ये कोई मुनासिब सोच नहीं है। ऐसा होता आया है इससे पहले भी। 2003 में जब सरकार बनी थी, मध्य प्रदेश में यही शिवराज जी आए थे, छत्तीसगढ़ में यही रमन जी आए थे, राजस्थान में मैडम वसुंधरा जी आई थी, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज कराई थी। राजस्थान में यकीनन ये कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर स्टेट का नहीं था। थोड़ा सा सोच में फर्क यह है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो फैक्टर प्लस में रहा, महंगाई का मुद्दा एक बड़ा लोगों के जहन पर था। वहां ऑलरेडी बीजेपी की सरकार थी। सेंटर की महंगाई और थोड़ा सा भ्रष्टाचार जो सो कॉल्ड कहा गया, वो हर पार्टियों में कहीं ना कहीं दर्ज होता है, वो जान के कोई नहीं करता। उसकी वजह से वहां पर वो उनको प्लस में आ गया। राजस्थान में वही चीज नेगेटिव में चली गई क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में भी वही हुआ, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर बीजेपी वो कांग्रेस के खिलाफ महंगाई की वजह से वोट पड़ गया। वहां पर लोगों को एक तीसरा विकल्प केजरीवाल की शक्ल में मिल गया तो उन्होंने उसकी तरफ रुख कर लिया। कांग्रेस के खिलाफ कोई बहुत वोटर दूर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान में जरूर यह कहा जा सकता है पहली बार, चूंकि एक मास लेवल पर लोगों का रुझान बदला सा लगा। ये क्यों बदला सा लगा इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं ये समझता हूं कि राजस्थान में जो कुछ तब्दीली हुई है उसमें एक बड़ा फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स के साथ, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा सेंटर पर, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि आखिरी वक्त में 5 साल तक अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से काम किया, मन लगा करके राजस्थान को अपना घर समझकर, लेकिन लोग कहते हैं कि वो 5 साल नहीं किया उन्होंने, वो 3 साल तक तो अपने जो है वो सियासी जुगाड़ बिठाते रहे, वो किसको साथ लाएं किसको ले जाएं, लेकिन बाद में जो है वो सारी स्कीमें 3 साल में या 2 साल में नाफिज नहीं हो सकती। स्कीमें बनाने और लागू करने में कई साल लगते हैं। 4.5 साल तक उन्होंने पूरा वर्क किया। 4.5 साल के बाद तो उन्होंने उस चीज को अखबार में लोगों तक पहुंचाने की प्रयास किए हैं, जिसको बीजेपी ने वर्गला करके लोगों तक यूं कहना शुरू कर दिया कि काम ही 6 महीने किया है। ये इस बात का तो कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। हम वापस आपके पास आएंगे जी। सलीम इंजीनियर साहब, मेरा वही सवाल है, क्या ये जो 4 असेंबली इंतखाबात के जो रिजल्ट्स आए हैं, खासतौर से इन 4 स्टेट्स की हम बात करेंगे, क्या वाकई अब ये मान लेना चाहिए कि अब सियासत में बदलाव आ रहे हैं? नौजवान तबका जो है कहीं ना कहीं जो वोटिंग शायद नहीं करता था, वोटिंग बूथ तक जो है नहीं जाता था, अब वो भी जा रहा है, वहां पर पोलिंग बूथ तक जा रहा है वो, और जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एलिट क्लास में आता है, वो भी जो है वोटिंग कर रहे हैं अब। तो कहीं ना कहीं ये सियासत में जो है वो बदलाव का जो है एक रुख शुरू हो गया है, दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये बात कहते हुए मैं शुरू करना चाहता हूं वो ये कि ये इंतखाबात, ये इलेक्शन असेंबलियों के जरूर थे, मगर इश्यूज जो है वो स्टेट्स के नहीं थे इंतखाबात में। इन इंतखाबात में खास बात ये रही, असेंबली के चुनाव होने के बावजूद इश्यूज, मुद्दे राष्ट्रीय थे, मुद्दे मरकज के थे, और फायदा नुकसान जिन पार्टियों को हुआ है वो मरकज के और पूरे देश में जो स्थिति है उसको सामने रखते हुए ये इंतखाब हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नतीजे आए हैं इन राज्यों में, कुछ राज्यों में, खासतौर से दिल्ली और राजस्थान की हम बात करें तो ये नतीजे ऐसे हैं जिसके बारे में दोनों पार्टियां, खुद जिस पार्टी को बहुत सारा सीटें मिली हैं वो भी, और जो बिल्कुल नीचे चली गई हैं वो भी, दोनों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे नतीजे आएंगे। ऐसे नतीजे खुद जीतने वालों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से जीतेंगे। इसके मानी ये है कि देखिए, जनता में अब ये बात बिल्कुल घर करती जा रही है और हमारी डेमोक्रेसी अब मैच्योर होती जा रही है, ऐसा लग रहा है, और नौजवान तबका अब असर्टिव हो रहा है, और उसको ये लगता है कि अगर सरकार में बैठी हुई हुकूमतें, पार्टियां, अगर वो फैसला नहीं लेती हैं वक्त पर, सही फैसला, तो फिर जनता फैसला लेगी। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि अब आने वाले 10 साल हमारे इस मुल्क की सियासत में बहुत ज्यादा तब्दीली के हैं, और मैं यहाँ ये कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि इस वक्त जिस पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिली हैं वो सिर्फ उनको सपोर्ट मिला है या उनको कामयाबी हुई है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश की जनता बदलाव चाहती है, एक अच्छा बदलाव चाहती है, और जहां उनको बदलाव के लिए अच्छा ऑप्शन मिला है वहां उस ऑप्शन को इस्तेमाल कर रही है, जहां ऑप्शन नहीं मिला है वहां जो मौजूद है उनको फायदा हुआ है। बिल्कुल। और अधूरे ख्वाब में आज हम यही बात करें कि किस तरीके से सियासत में जो है वो बदलाव आ रहा है, और क्या ये एक नए सियासी युग की जो है शुरुआत है। इसी पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीमुश्शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक शाम कश्मीर के नाम। दरिंदे जंगलों में अब नहीं रहते मुझे मालूम है, लेकिन जो बच्चे जंगलों की ओर जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये शब गुजार दे तू लज्जते गुनाह के बगैर, बचा ले रूह को जलता है जिस्म जलने। तुम्हारे ही दर का मुझे आसरा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे पलना रवा है, तुम्हारे ही टुकड़ों पे। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम बात करें नए सियासी युग की। क्या जो 4 असेंबली इंतखाबात हुए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, क्या वो एक नए सियासी युग की दास्तान बयान कर रहे हैं? क्या इशारा वो दे रहे हैं कि अब क्या होगा आगे? और इस सब के बीच नौजवान तबका जो है उसकी जो भूमिका है वो कैसी रहने वाली है? आजम बेग साहब, आपको क्या लगता है कि हमने कहा कि भाई जो एक तबका ऐसा था जो कहीं ना कहीं वो सपोर्टर तो होता था किसी खास पार्टी का, लेकिन वो वोटिंग नहीं करता था किन्हीं वजूहात के चलते। इस बार उसने भी वोटिंग की और खास तौर से जो नौजवान तबका है जो वोटिंग वाले दिन को कहीं ना कहीं वो छुट्टी के तौर पर मनाता था कि आज सैर करने जाएंगे, घूमने जाएंगे दोस्तों के साथ, वो घूमने नहीं गए बल्कि उसने वोटिंग की है। आपको लगता है कि ये शुरुआत जो है कहीं ना कहीं नौजवान तबके से भी हुई है? किसी हद तक इस बात को मुनासिब कहा जा सकता है कि युवा नौजवान तबके ने और खवातीन में, महिला वर्ग ने इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रखा है। इसकी कई सारी वजूहात हैं, मैं उसकी डिटेल में तो अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात आज याद आ रही है। लोकसभा में बहस के दौरान असेंबली में मीरा कुमार जी ने एक बार कहा था कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। हैरतनाक बात यह है कि अगर हिंदुस्तान का एक आम ट्रेंड उस जहन पर नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जी हैं, आज किसी कॉमन मैन के जरिए यह कहना कि नरेंद्र मोदी की हवा है, मैं नहीं समझता कि इसको बर्दाश्त भी किया जाना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका धरातल पर कुछ नहीं है, अपने स्टेट में गुजरात को मालिक ने कुछ चीजें ऐसी दी हैं जो वहां पर तो होता आया है तरक्की और विकास आज से नहीं सालों से, जिसका कोई योगदान हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं है। हैरत की बात यह है, ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में शायद दुनिया में भारतीय जनता पार्टी रही होगी जिसने अपने लीडरान को जीते जी दरकिनार कर दिया और उनका नाम तक लेना गवारा नहीं करते, जिसकी बुनियाद पर इनको सेंटर में और स्टेटों में, रियासतें और सरकारें मिलती रही हैं। ये दुर्भाग्य है इस राजनीति का। मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की ये हवा नहीं चली है। युवाओं ने इसलिए जो वोट किया है
कि पार्टियां जो कहती हैं उनको प्रैक्टिकल अमल में लाना चाहिए। अगर अशोक गहलोत ने अपनी सरकार में 5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए कहा था, तो विकास के साथ साथ उन 5 लाख लोगों को रोजगार देने के तरीके तलाश करने चाहिए थे। यकीनन इसका असर नौजवानों पर पड़ा है। महिलाओं का वोट ज्यादा, परसेंटेज ज्यादा होने की वजह जो हम लोगों को समझ में आती है, आमतौर से महिलाओं की सियासत में भागीदारी को लेकर के पिछले कई सालों से चर्चा होती रही है और कांग्रेस इस बात की पक्षधर रही है, जिसको बीजेपी ने हमेशा नकारा है कि लेडीज की संख्या 33, 34, 35% होना चाहिए। उस कांग्रेस के प्रचार का परिणाम है कि लेडीज की संख्या मत प्रतिशत में भी ज्यादा हुई और इस वक्त आप अगर देखेंगे लोग 25-27 लेडीज जीत करके आई हैं, कांग्रेस से भी कुछ लोग जीते हैं, लेकिन हमको तकलीफ ये है लेकिन दिल्ली में एक भी जो है वो महिला नहीं, दिल्ली में महिला नहीं जीती, कांग्रेस से एक भी नहीं जीती। दिल्ली में कांग्रेस से महिला नहीं जीती। दिल्ली का तो बदकिस्मती ये रही है कि दिल्ली में जो 8 जीते उनमें से भी 5 मुस्लिम हैं। दिल्ली की तो कांग्रेस का हाल ही खराब हो गया, उसकी अपन यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। हम तो लोकसभा में क्या होगा और राजस्थान की असेंबली में हम लोग क्या कुछ देख सकते हैं आने वाले समय में, उस पर अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो अभी वोट पड़ा है इसका बहुत ज्यादा असर 5-7 महीने रहने वाला नहीं है। क्लाइमेक्स की सीमा जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी और मैडम पहुंची हैं, वो 13 तारीख को शपथ ग्रहण के बाद उल्टी गिनती शुरू होगी और 5-7 महीने में जो ये हवा इन्होंने की है ये निकल जाएगी। वो कैसे निकलेगी ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है सलीम साहब, मैंने कहा नौजवान तबके की कहीं ना कहीं भूमिका रही है। इस नौजवान तबके में मुस्लिम नौजवान तबका भी आता है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम नौजवान के अंदर जो सियासी बेदारी होनी चाहिए थी, जो समझ होनी चाहिए थी या डेवलप होनी चाहिए थी, वो हो गई है? आपको लगता है आप मुतमईन है इस चीज से? बेदारी और जागृति तो हर वर्ग के युवा में आई है और आपने देखा कि इस बार जिन पार्टियों ने युवा वर्ग को ज्यादा अपनी तरफ करने में कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूं कि इसमें कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी ज्यादा इसमें कामयाब हो गई कि उसने युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जहां तक मुस्लिम युवाओं की बात है, मुस्लिम युवाओं में कांग्रेस के खिलाफ बहुत सख्त नाराजगी आप महसूस कर सकते हैं। वैसे तो और लोगों में भी नाराजगी है, लेकिन मुस्लिम युवाओं में सबसे ज्यादा नाराजगी इसलिए महसूस किया। पढ़ा लिखा नौजवान ये जानता है कि हम तरक्की करना चाहते हैं, हम पढ़ के आगे आना चाहते हैं। एक तो हुकूमत जो कहती है वो करती नहीं, दूसरा ये कि बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के नाम पर, झूठे इल्जाम पर जगह जगह गिरफ्तारियां, और ये इसने मुस्लिम नौजवानों में कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त किस्म का गुस्सा और नाराजगी जो है वो बताई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया होगा। मैं नहीं समझता, कुछ परसेंटेज के अलावा मुसलमानों ने बहुत ज्यादा बीजेपी को वोट नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी देश के स्तर पर भी और राज्य में उनके पास जो है ना, अपने स्टेट की अगर हम बात करें राजस्थान की, यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको क्या लगता है सलावत खान साहब, हम ये बात कर रहे हैं कि भाई किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, लेकिन नौजवानों की बात हो रही है। नौजवान तबका आपको क्या लगता है, चूंकि आप भी जगह जगह गए हैं और जो है कहीं ना कहीं आप खुद भी टिकट मांग रहे थे, तो आपको लगता है कि नौजवान तबका जो है वो पार्टी के साथ तो जुड़ा है, उसी तादाद में जो है मुस्लिम नौजवान तबका भी आपके साथ आया और उसकी जो सियासी समझ है उसमें बढ़ोतरी हुई है? हाँ, सियासी बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। मुस्लिमों ने हर जगह, महिलाओं ने, युवाओं ने सबने अच्छे वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को। हमने हर जगह चर्चा की, हर जगह रिपोर्ट भी आई कि माइनॉरिटी ने भारतीय जनता पार्टी में अच्छे वोट दिए। और आज माननीय वसुंधरा जी ने जो 15 लाख युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया है वो उस पर अच्छा खरे उतरेंगे। और युवा को रोजगार चाहिए कि आज इतनी पढ़ाई में लिखाई में इतने पैसे लगते हैं, उनसे घर वाले उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य इनका उज्जवल हो। और आज कांग्रेस की सरकार में लोग दुखी होके, परेशान होके ये कदम उठाया है कि एकदम ऐसा साफ सफाया कर दिया कि सोचने को मजबूर हो गए। तो एक इतिहास बना है राजस्थान में और हम पूरी कोशिश करेंगे इस इतिहास को हम कायम रखेंगे और पूरा संगठन और पूरा कार्यकर्ता मिलके आगे भविष्य में भी जो भी कमियां होगी उसको दुरुस्त करेंगे। कभी भी किसी कौम का 36 की 36 कौम को साथ लेके चलने का वसुंधरा जी मैडम हर वक्त यही वादा करती है। और कल भी जब बीजेपी कार्यालय में परसों आए थे तो उन्होंने यही कहा कि माइनॉरिटी हमारा साथ दिया, SC ST हमारा साथ दिया, जितनी भी कौमें हैं सभी ने मिलकर के साथ दिया। आप ये कह रहे हैं साथ दिया बिल्कुल। और अधूरे ख्वाब में आज हम यही बात कर रहे हैं कि क्या सियासत में कहीं ना कहीं बदलाव आया और सियासी समझ में आम लोगों की बदलाव आया, इसी पर हम बात करेंगे। एक और ब्रेक लेंगे बहुत जल्द।
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हम बात करें नए सियासी युग की। 4 असेंबली इंतखाबात के जो रिजल्ट्स आए हैं, खासतौर से 4 के, उनसे जो है क्या कुछ लोगों को कहानी जो है वो सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है और क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं, इसी पर हम बात करें। और साथ ही ये भी बात हो रही है कि राजस्थान में जो है एक भी मुस्लिम MLA कांग्रेस का नहीं जीता है। इस तरह के हालात ये क्यों बन गए? आजम बेग साहब, क्या लगता है आपको, ऐसी क्या नाराजगी थी? मुस्लिम तबके में तो ज्यादा नाराजगी तो नहीं थी कम से कम। आपने बिल्कुल सही कहा है, नाराजगी मुस्लिम तबके को बहुत ज्यादा नहीं थी, नाराजगी तो थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, नाराजगी तो इनकम्बेंसी के खिलाफ होती है। इस सियासत का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि आजादी के बाद पहली बार राजस्थान के इंतखाबात में कोई मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जीत कर नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 टिकट दिए थे उनमें से 2 MLA जो जीत के आए हैं वो माइनॉरिटी की किसी न किसी तरीके से नुमाइंदगी विधानसभा में करेंगे। लेकिन ये दर्दनाक पहलू है जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ खुद माइनॉरिटी को सोचना चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है, मेरे पास वो सारे आंकड़े मौजूद हैं, अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन जहां 20 मुस्लिम कैंडिडेट 16 कांग्रेस ने जो टिकट दिए थे उनमें से 10 सीट्स ऐसी हैं जहां पर माइनॉरिटी के MLAs किसी और की वजह से नहीं, हमारी अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। वहां पर माहिर आजाद साहब की सीट को ले लीजिए, 32 कैंडिडेट इनके खिलाफ खड़े थे, उनमें से 20 माइनॉरिटी के थे, थोड़े बहुत वोट वो ले गए, 2,500-3 हजार वोटों से वो रह गए। अमीन कागजी ने इतना अच्छा इलेक्शन लड़ा, 21 कैंडिडेट माइनॉरिटी के वहां पर खड़े हुए थे, 15-16 कैंडिडेट्स ने 7-8 हजार वोट ले लिए, वो कुछ वोटों से रह गए। ऐसी कई सीट्स हैं जहां पर हमारी अपनी गलतियों से अपने लोगों ने खड़े होकर के कामा, ऐसी कई सारी मिसालें हैं जहां पर हम अपनी वजह से हारे। दूसरा एक चीज और मैं आपको बिल्कुल टोकूंगा यहाँ पे, चूंकि हमारी कई लोगों से बात हुई रिजल्ट आने के बाद, और उनका ये कहना था कि जो 10 जो खासतौर से कांग्रेस के 10 MLA थे उनको लोगों ने सबक सिखाया, खासतौर से मुस्लिम तबके ने, क्योंकि जब भी बड़े इश्यूज हुए थे राजस्थान में, चाहे वो गोपालगढ़ हो चाहे वो सूरवाल हो, ये 10 के 10 एक जगह नहीं आए थे, इन्होंने मुसलमानों की आवाज नहीं बन पाए थे। ये बिल्कुल सच्चाई, इसलिए जो है इनको मिला, ये बिल्कुल सच्चाई है। वही 10 नहीं, माइनॉरिटी से कांग्रेस के जीतने वाले सारे MLAs जब भी विधानसभा में बैठते हैं उनकी सोच ये रहती है कि माइनॉरिटी के इश्यूज पर बात मत करो, पार्टी हमसे नाराज हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। कौम के उन इश्यूज को उठाना जो डायरेक्ट कौम की बका से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो नहीं उठेंगे पार्टी से ऊपर उठ करके, तो जाहिर बात है कि लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे, और वो सबक सिखाया। लेकिन एक बात जो खास तौर से बड़े मजाक की है, अभी सलावत खान साहब कह रहे थे कि 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये ढंडोरा इतना पीटा गया, और ये ऐसे ही है, मैंने कई जगह कहा है, 15 लाख नौकरियों का झांसा